आप सभी को मेरा नमस्कार। विश्व के इतिहास में मेसोपोटामिया से जुड़े हुए तमाम टॉपिकों पर मैं आपके साथ लगातार बना हूं और आज इसी कड़ी में हम मेसोपोटामिया के कुछ और दिलचस्प चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आज जिन विषयों पे हमने अपना ध्यान केंद्रित करना है वो है मेसोपोटामिया की जो भाषाएं थी वो कौन कौन सी भाषाएं रही हैं, कब कौन कौन से कालखंड में कौन कौन सी वहाँ की भाषाएं रही हैं। दूसरा, यूरोप के लोगों में ऐसी क्या जिज्ञासा पैदा हुई जिसके कारण उन्होंने मेसोपोटामिया की खुदाई करवाई है और उस खुदाई में उनका बड़ा योगदान रहा है और धर्म के दृष्टिकोण से भी और पुरातत्व के दृष्टिकोण से भी उनकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा थी मेसोपोटामिया को लेकर। चलो आज हम इसी को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे उनकी जो भाषाएं थी वो कौन कौन सी भाषाएं रही हैं। शुरुआती तौर पे मेसोपोटामिया की जो भाषा थी, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता अलग अलग का मिश्रण रूप है, जिसमें हम पहले सुमेर की सभ्यता कहते हैं, फिर बेबीलोन की अकादियन सभ्यता कहते हैं, असीरियन सभ्यता कहते हैं और कैल्डियन सभ्यता कहते हैं। तो इस कालखंड में जो भाषाएं रहीं वो उसी हिसाब से रही हैं। तो सबसे पहले जैसे हम सुमेर की सभ्यता कहते हैं तो स्वाभाविक जो भाषा थी उस भाषा को हम सुमेरी कहते हैं। मेसोपोटामिया की जो भाषा थी, प्रारंभिक जो भाषा थी वो थी सुमेरी। और लगभग 2400 ईस्वी पूर्व में जब अकाद लोगों की संख्या बढ़ती गई और उनका प्रभाव राजनीति में बढ़ता गया तो स्वाभाविक भाषा में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा और भाषा बन जाती है अक्कदी या अक्कादी भाषा बन जाती है। ये भाषा काफ़ी लंबे समय तक इस क्षेत्र में चलती रही। कहते हैं कि जब अलेक्जेंडर या सिकंदर ने जब मेसोपोटामिया पे आक्रमण किया है उस समय तक ये भाषा वजूद में थी, तो लंबे समय कालखंड तक ये भाषा बनी रही। लेकिन अगर अक्कादी भाषा के बाद अगर बात करें इस क्षेत्र में और कौन कौन सी भाषाओं का प्रभाव रहा, तो 1400 ईस्वी पूर्व में अरमाइक एक नई भाषा आई थी जिस भाषा का संबंध हिब्रू भाषा से था। यानी हिब्रू भाषा से मिलती जुलती एक नई भाषा का चलन इस क्षेत्र में आया था जिस भाषा को हम अरमाइक कहते हैं और 1400 ईस्वी पूर्व में ये भाषा का उदय होता है। और क्या ये भाषा आज भी मौजूद है? जवाब है हाँ, अरमाइक आज भी मौजूद है। इराक के कुछ हिस्सों में आज भी ये भाषा बोली जाती है। तो कुल मिलाकर इस सभ्यता में जो भाषाओं की हम बात करें, अरमाइक भाषा देखने को मिली, अक्कादी भाषा थी और सुमेरी भाषा थी। और सबसे प्रारंभिक जो भाषा रही है वो सुमेरी रही है, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। आगे हम बात करते हैं इसकी भौगोलिक क्षेत्र की। अगर हम बात करेंगे किस किस तरीके से कैसा इसका भौगोलिक विस्तार था, तो इस चित्र में आप देखेंगे कि दजला नदी है और फरात नदी है। तो इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक हम उत्तरी भाग को डिवाइड कर रहे हैं इस सभ्यता का जो उत्तरी भाग है वो पर्वतीय है, जबकि दक्षिणी जो भाग है वो मैदानी है। और शहरीकरण, इस सभ्यता का जो शहरीकरण हुआ है, जहाँ हमें शहर मिले हैं वो इस वाले क्षेत्र में मिले हैं, दक्षिण वाले क्षेत्रों में मिले हैं। उत्तर वाला क्षेत्र पर्वतीय है, दक्षिण वाला क्षेत्र मैदानी है। इन मैदानी क्षेत्रों का निर्माण उत्तर से आई हुई जो मिट्टी है, ये दजला और फरात नदी की जो मिट्टी है, इस मिट्टी से इन दक्षिणी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। अब हम इसमें देखते हैं कि इस क्षेत्र को और किस किस नाम से जानते हैं ना। जो दक्षिणी भाग था इस मेसोपोटामिया की सभ्यता का, जो ये दक्षिणी भाग है, और किस किस नाम से जाना जाता है। इसको सुमेर, शुरुआती तौर में इसे सुमेर कहा जाता था इस क्षेत्र को। फिर इस क्षेत्र को अक्कद या अक्काद भी कहा गया। और 2000 ईस्वी पूर्व जब बेबीलोन नामक शहर बसाया गया था तो इस वाले क्षेत्र को है ना मेसोपोटामिया का दक्षिणी क्षेत्र बेबीलोनिया नाम से जाना जाता था। आगे लगभग 1100 ईस्वी पूर्व में जब असीरिया लोगों का अधिकार इस क्षेत्र पे हुआ तो ये क्षेत्र असीरिया के नाम से जाना गया। कुल मिलाकर अगर हम बात करें इस मेसोपोटामिया की सभ्यता को हमने दो भागों में, इसके क्षेत्र को, भौगोलिक क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड किया, उत्तर वाला और दक्षिण वाला। दक्षिणी जो भाग है वो समय समय पर अलग अलग नाम से जाना गया, जिसमें सुमेर, अक्काद, बेबीलोन और असीरिया के नाम से जाना गया। अब हम इसके भूगोल, वास्तविक भूगोल को थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर रहे हैं। ये हमारा प्यारा देश भारत हो जाएगा। भारत से हम पश्चिम में आएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है आज का, जिसे हम ईरान कहते हैं, तो उस ज़माने का ये फारस है। इधर ये यहाँ पे यूएई और तमाम सऊदी अरब के जैसे देश हो जाएंगे। और ये वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र था मेसोपोटामिया, जो आज इराक के नाम से जाना जाता है। दजला नदी और फरात नदी को दिखाया गया है। इस क्षेत्र को हम तीन भागों में डिवाइड कर रहे हैं। ये इसका पूर्वी भाग हो जाएगा, जो कि हरे भरे, जहाँ पे हरे भरे थे और वन मौजूद थे। तो ये वाला क्षेत्र हरा भरा रहा है और हमेशा इस क्षेत्र पे बारिश होती थी। तो इसीलिए ये क्षेत्र जो है
वो भौगोलिक रूप से देखा जाए तो पर्यावरणीय महत्व का क्षेत्र था। उत्तर की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र को हम उत्तरी क्षेत्र कह रहे हैं, जहाँ पे घास के मैदान थे, स्टेपीज जो घास के मैदान थे, और इन घास के मैदानों में इन्होंने जो भेड़ बकरियाँ, ये जो तमाम जानवर थे, इन जानवरों को इन्होंने पाला। यानी इस वाले क्षेत्र में पशुपालन बहुत ही अग्रणीय क्षेत्र, अग्रणीय सीमा से आगे बढ़ा है। वहीं अगर हम दक्षिण भाग की बात करें, दक्षिणी क्षेत्र में इस जिसे हम अलग अलग नाम से कहते भी हैं, जो कि हमने पिछले वाली स्लाइड में देखा था, नगर और लेखन। यानी इस सभ्यता में लेखन का जो स्टार्टिंग हुई वो इसी वाले क्षेत्र में हुई, नगर इसी वाले क्षेत्र में थे। ये रेगिस्तानी भी रही है ना, इसका कुछ, इसके थोड़ा हम निचले भागों को देखें, इस तरफ के भागों को देखें तो ये रेगिस्तानी भाग रहे हैं। और रेत जो है उत्तर की आई हुई जो कंकड़ पत्थर है, उस कंकड़ पत्थर से ये वाला क्षेत्र बना हुआ है। नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी थी, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और उस जलोढ़ मिट्टी के जो मैदान होते हैं बहुत ही उपजाऊ होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है वो कृषि की दृष्टिकोण से बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है, जबकि उत्तर वाला जो क्षेत्र था वो पशुपालन के हिसाब से इम्पोर्टेंट रहा है। तो इस तरीके से हमने इसे 3 भागों में डिवाइड किया। उत्तर के और पूर्वी भाग जो है वो हरे भरे और स्टेपीज क्षेत्र हैं, जहाँ पशुपालन किया जाता है, जबकि दक्षिण भागों में कृषि की जाती थी। अगले बारे में हम बात करें, मेसोपोटामिया की पुरातात्विक खोज। यानी यूरोप के लोगों की ऐसी क्या दिलचस्पी पैदा हुई कि उनको लगा कि हमें मेसोपोटामिया की खोज करनी चाहिए। तो मेसोपोटामिया की खोज की शुरुआत होती है 1840 में उरूक और मारी नामक नगर से। वर्ष 1840 में उरूक और मारी जो नगर हैं वहाँ पे खुदाई स्टार्ट होती है। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता को जब हम देखते हैं उतनी खुदाई किसी भी स्थान पे नहीं हुई जितनी कि उरूक और मारी नामक नगर में हुई। यानी खुदाई तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में भी अलग अलग स्थानों पे हुई, लेकिन उस बड़ी मात्रा में खुदाई नहीं हुई जिस मात्रा में उरूक और मारी में हुई। यानी यूरोप के जो पुरातत्व के जो जानकार थे उनकी दिलचस्पी यहाँ बहुत ही ज़्यादा रही है। इस खुदाई में मिले क्या क्या चीज़ें? इस खुदाई में इमारतें मिली, मूर्तियाँ मिली, आभूषण, कब्र, औजार मिले, मुद्राएं मिली और हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेज मिले जो कि कीलाक्षर लिपि में लिखे गए थे। तो इस तरीके से पुरातत्व के लोगों को ये कुछ चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं। और कौन शहर से? उरूक और मारी नामक शहर से। अब हमें ये देखना है, जिस सवाल को मैंने आपके सामने अभी रखा था कि यूरोप के लोगों की दिलचस्पी मेसोपोटामिया में क्यों थी, क्योंकि उनका जो धार्मिक ग्रंथ है बाइबल का जो पहला पार्ट है जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है, ओल्ड टेस्टामेंट जो बुक है उस बुक का उसका एक हिस्सा है जिसे बुक ऑफ जेनेसिस कहा जाता है। तो बुक ऑफ जेनेसिस में एक चीज़ का उल्लेख किया गया है जिसे हम सिमार कहते हैं ना, सिमार का उल्लेख किया गया है। किस में किया गया? ओल्ड टेस्टामेंट में। ओल्ड टेस्टामेंट प्राचीन हिस्सा है बाइबल का और ओल्ड टेस्टामेंट का पार्ट है जिसे हम बुक ऑफ जेनेसिस कहते हैं, इसमें सिमार का उल्लेख किया गया है। अब इस सिमार से क्या तात्पर्य है? यानी ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ने वाले लोगों के दिमाग में सिमार से क्या उनके दिमाग में खाका बनता है? वो खाका ये है, सुमेर ईंटों से बने हुए शहरों की भूमि। यानी सिमार क्या है? सुमेर की जो ईंटें थी उनसे बने हुए शहरों की भूमि। यानी जो ईंटें हैं उन ईंटों से बना हुआ एक शहर है। कौन सी ईंटें? सुमेर से निकली हुई जो ईंटें हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं सुमेर यानी मेसोपोटामिया का जिक्र ओल्ड टेस्टामेंट में मिल रहा है, इसीलिए उनकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा हो रही है। और अब यूरोप के लोगों को लगता है कि जो ज़मीन है मेसोपोटामिया की, जो ज़मीन है ये हमारी अपनी ज़मीन है, क्योंकि इसका विवरण कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक ग्रंथ में मिल रहा है। तो स्वाभाविक है जब किसी धार्मिक ग्रंथों में किसी क्षेत्र की जानकारी मिलेगी तो वहाँ के लोगों की धार्मिक दिलचस्पी पैदा हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये ज़मीन हमारी है या हमसे संबंध रखती है। और ऐसा ही यूरोप के पुरातत्व के लोगों को भी लगा। अब यहाँ एक और दिलचस्प चीज़ें हैं। 1843-73 में ब्रिटिश जो म्यूजियम है ब्रिटिश म्यूजियम के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा मेसोपोटामिया में खुदाई की गई और उन खुदाइयों में उन्हें 12 टैबलेट्स मिले, 12 पट्टिकाएँ उनको मिली हैं। और इन 12 पट्टिकाओं में उनको बाइबल में जो फ्लड आया था, जल प्लावन आया था, उसकी कहानी का जिक्र मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि 12 जो पट्टियाँ मिली उन 12 पट्टियों में जल प्लावन की जानकारी, जल प्लावन यानी इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फ्लड, इस क्षेत्र में फ्लड आ गया था, ऐसी कुछ जानकारी है ना यहाँ पे मिल रही है। कहाँ से? इन 12 पट्टिकाओं से, 12 टैबलेट से मिल रही है। और यही चीज़ हम बाइबल में भी देखते हैं।
कहने का यहाँ तात्पर्य ये बन जाता है कि बाइबिल में जल प्लावन की घटना की जानकारी इन पट्टिकाओं से मिल रही है। तो इनको लग रहा है, ब्रिटिश म्यूजियम के पुरातत्व के जानकार हैं, उनको लग रहा है कि हमें इसके साथ थोड़ा सा तुलना करनी चाहिए। फिर वो ये देखते हैं कि जल प्लावन, जो बाइबिल में जो जल प्लावन है, फ्लड है, वो उसकी कहानी क्या है। उनके हिसाब से ऐसा है, बाइबिल के हिसाब से अगर हम बात करें, कि परमेश्वर के द्वारा जब इस पूरी जो सृष्टि है, इस सृष्टि में फ्लड आ गया था, तो परमेश्वर ने एक जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को बचाया, जिस व्यक्ति का नाम नोआ है। नोआ नामक जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को बचाया है और इस व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी नाव बनाई है। उस नाव में उसने अलग अलग जीवों के जोड़ों को रखा और जल प्रलय जब हो गया था, जल प्रलय में उसकी नाव, नोआ की नाव और जो जीव उसने रखे थे वो सारे जीव बच जाते हैं और पुनः इन जीवों के बाद नए जीवों का निर्माण होता है और इस तरीके से पुनः सृष्टि आगे बढ़ती है। हम सनातन के धर्म ग्रंथों में भी जब देखते हैं तो हमें यहाँ मनु की जानकारी मिलती है कि जल प्लवन की घटना हमें यहाँ भी सुनने को मिलती है और वहाँ हम मनु की कहानी पढ़ते हैं, जिसे हम इंसान का सबसे पूर्वज मानते हैं। अब यही चीज़ मेसोपोटामिया के साहित्य में 12 पट्टिकाओं में जीवशूद्र का नाम मिल रहा है। यानी इसी जीवशूद्र की तुलना की गई है नोआ के साथ। जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में नोआ है, तो यहाँ मेसोपोटामिया के साहित्य में इन 12 टैबलेट्स में जीवशूद्र है और यहीं से इनको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मिलते जुलती हैं। लेकिन आगे 1960 में जब ओल्ड टेस्टामेंट इन्होंने और खुदाई करनी स्टार्ट की, तो फिर इन्होंने ये पाया कि जैसा ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है वास्तव में मेसोपोटामिया में वैसा है नहीं। तो अक्षरशः वैसा नहीं है। जो काल्पनिक कहानियाँ अभी तक चल रही थी मेसोपोटामिया की खुदाई को लेकर कि ये सारा ओल्ड टेस्टामेंट में जो लिखा है उसी हिसाब से हो रहा है, तो सच्चाई ये बाद में ये पाएगी कि ऐसा नहीं है। हालांकि कुछ चीज़ें ज़रूर मिली होंगी। तो इस तरीके से हमने इसे समझने का प्रयास किया। इस कहानी में हमने ये सीखा कि मेसोपोटामिया की जो भाषा थी वो क्या थी, थोड़ा ज्योग्राफिकल उसके ढांचे को समझने का प्रयास किया और ऐसा क्या था कि यूरोप के लोगों की दिलचस्पी मेसोपोटामिया को लेकर पैदा हुई। आज फिलहाल हम इतना ही समझने का हमने प्रयास किया। फिर आपसे किसी और टॉपिक में मुलाकात करेंगे। पुनः आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।